सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब एडीओ के द्वारा जो कराया गया था पेपर पंजाब एडीओ का, उसके बारे में। और ये पेपर करीब आज से 10-15 दिन पहले कराया गया था। तो इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली होंगी उसको मैं जनरली एक्सप्लेन करूंगा, जो चीज़ें डायरेक्ट बताने वाली होंगी उसको मैं डायरेक्ट बताते हुए चलूँगा विथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से जो स्टेटमेंट फॉलो करते हैं उसको चूज़ करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है जो पेंटेड बग है वो कॉज करता है मस्टर्ड को। जो पेंटेड बग है वो बेसिकली मस्टर्ड में कॉज करता है, तो ये सही है। जो पेंटेड बग होता है वो बेसिकली मस्टर्ड में ही कॉज करता है। मस्टर्ड के साथ साथ ये कैबेज और कलीफ्लावर को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। जो दूसरा हमारा है क्वेश्चन, उसमें है स्काइटोल ब्लाइट इज़ ए फंगल डिजीज ऑफ चिकपी। तो जो स्काइटा ब्लाइट है वो फंगल डिजीज़ है चिकपी का, ये भी सही है स्टेटमेंट। जो तीसरा हमारा स्टेटमेंट है इंसेक्ट फॉल आर्मी वॉर्म जनरली प्रेफर टू अटैक द मेज क्रॉप। जो इंसेक्ट फॉल आर्मी वॉर्म है ये जनरली प्रेफर करता है मेज के साथ साथ सोरगम और पॉल मिलेट को, तो ये भी सही है। जो चौथा हमारा स्टेटमेंट है वो है BL43 एंड BL42 आर द वैरायटी ऑफ बार्ले। तो जो BL43 एंड BL42 है वो बार्ले की वैरायटी नहीं है, ये जो वैरायटी है वो बरसीम की वैरायटी है। तो जो हमारा 3 ऑप्शन ऊपर का बचता है 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। जो हमारा चौथा ऑप्शन है BL43 BL42 ये बार्ले का नहीं, ये बल्कि बरसीम का है। ठीक है, इसको याद रखना, ये बरसीम का है। तो इस तरीके से बरसीम, ठीक है, थोड़ा सा इरेज है दिक्कत, तो आप इसको थोड़ा कॉपरेट करिएगा। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन बचता है, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो स्टेटमेंट में हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों के तीनों सही हैं, और जो चौथा वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। जो BL43 42 है वो बार्ले की वैरायटी नहीं है, वो बरसीम की वैरायटी है। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ब्लैंक भरना है, फिल इन द ब्लैंक इन लिस्ट फर्स्ट। मैंने एक लिस्ट दी है और एक दूसरी लिस्ट है, उसमें ब्लैंक खाली है, उसको भरना है। और यहाँ पे कोडेड करके दिया है एक्स और वाई को। तो जो क्वेश्चन क्या है लिस्ट फर्स्ट में कि द ऑप्टिमम सीड रेट फॉर सोइंग 1 हेक्टेयर ऑफ पर्ल मिलेट। ऑप्टिमम सीड रेट पूछ रहा है पर्ल मिलेट की। ठीक है, तो पर्ल मिलेट की जो ऑप्टिमम सीड रेट होती है वो होती है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यदि हम सीड की सोइंग कर रहे हैं तो उस केस में 4 से 5 किलोग्राम हम पर्ल मिलेट की सीड की बुआई मतलब सोइंग करते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से। और यदि हम पर्ल मिलेट की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग के केस में 2 से 3 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं पर्ल मिलेट की। तो पहले का यस हो गया। और दूसरा क्या है कि द ऑप्टिमम सीड रेट फॉर टाइमली सोन फील्ड पी क्रॉप। तो फील्ड पी यानी टेबल पी की बात नहीं कर रहे, टेबल पी यानी कि जो हम हरी मटर यूज करते हैं, फील्ड पी मतलब कि दाल वाली मटर। तो उस दाल वाली मटर के केस में हम जो सीड रेट रखते हैं वो 70 से 80 किलोग्राम है। तो यानी कि जो क्वेश्चन 2 का आंसर है उसमें पहले वाले कॉलम में यस और दूसरे वाले कॉलम में पी। तो ये ऑप्शन इसका डी सही होगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन डी में यस और पी दोनों सही हैं। तो पर्ल मिलेट का सीड रेट 4 से 5 किलोग्राम और फील्ड पी का जो सीड रेट है वो 70 से 80 किलोग्राम तक रखते हैं। ओके, अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन है काफ़ी लार्ज क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या है। इस क्वेश्चन ये है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हैपन इन पैडी सॉइल ड्यू टू द कंटिन्यूअस सबमर्ज्ड और फ्लडिंग। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस इन द सबमर्ज्ड पैडी सॉइल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं पैडी फील्ड में जब लगातार सबमर्ज्ड या फ्लड कंडीशन में पैडी को ग्रो किया जाता है। आप जानते हैं कि जो पैडी होती है वो बेसिकली जो हमारे यहाँ पैडी ग्रो की जाती है वो बेसिकली सबमर्ज्ड कंडीशन या फ्लड कंडीशन में ही पैडी को ग्रो करते हैं। तो यदि लगातार सबमर्ज या फ्लड कंडीशन बनी रहे तो पैडी के फील्ड में एक चेंजेस होती है, जो उनकी सॉइल होती है उसमें चेंजेस होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वजह से, ठीक है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वजह से उस मिट्टी में क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं या क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज होती हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कह रहा है। तो जहाँ पे सबमर्ज पैडी होगी तो वहाँ पे एक चीज़ तो आप समझ जाएंगे, तो वहाँ पे रिड्यूस जोन होगा, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी घट जाएगी। तो जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी घट जाएगी तो सबमर्ज कंडीशन होते हुए जो मिट्टी के एसिड
एसिडिटी है, जो अम्लीयता है वो बढ़ जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इसने क्वेश्चन में इनकरेक्ट अबाउट के बारे में पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो पहला तो कंडीशन ठीक है। पहले कंडीशन में क्या है कि इंक्रीज इन पीएच ऑफ एसिड सॉइल, तो पहला तो कंडीशन सही है। दूसरा है डिक्रीज इन पीएच ऑफ सॉडिक सॉइल, जो सॉडिक सॉइल होती है उसकी जो पीएच होती है वो घट जाती है। सॉडिक सॉइल की पीएच घटेगी तभी एसिडिक सॉइल की जो पीएच होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। तो उस केस में आपकी ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही माना जाएगा, ठीक। फिर तीसरा क्या है, इंक्रीज इन रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ सॉइल। रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ सॉइल, रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो क्षमता होती है बढ़ जाती है। तो मैंने बताया कि जब सबमर्ज कंडीशन होगी, फ्लड कंडीशन होगी, तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसकी जो पोटेंशियलिटी होती है या जो उसका अमाउंट होता है वो घट जाता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो बढ़ने की जगह कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। बाकी जो डिक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन और रिडक्शन प्रोसेस जो होती है पोटेंशियल वो डिक्रीज हो जाता है, ये भी सही है। यानी कि जो इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन थर्ड। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी सही स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है, या पहचान करनी है, चिन्हित करना है। तो जो क्वेश्चन फोर्थ है उसमें क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट जो दिया है कि पहला है कि इन हनी बी कॉलोनी द वर्कर बी इज फर्टाइल मेल। तो जो हनी बी की कॉलोनी होती है जो उसमें वर्कर बी होता है वो फर्टाइल मेल नहीं होता। पहला तो गलत है क्योंकि ये अनफर्टाइल फीमेल होती हैं। क्यों? जो क्वीन होती है वो दो प्रकार के अंडे देती है, एक फर्टाइल एक अनफर्टाइल, ठीक है। जो फर्टाइल होते हैं वो क्या नाम है उससे मेल बनते हैं, लेकिन जो मेल होते हैं वो ड्रोन कहलाते हैं। लेकिन जो अनफर्टाइल होती है उसमें जो रॉयल जेली फीड करती है जो फीमेल, ठीक है, वो जाके फ्यूचर की क्वीन होती है। मैंने इससे पहले भी बताया था, आप लोग प्लीज़ इसको जाके एक बार देखिएगा तो इसमें आपको भी पता चलेगा कि मतलब एपीकल्चर के पूरे लाइफ साइकिल में इसको बताया गया है पहले से। तो जो फर्टाइल मेल होते हैं, ठीक है, सॉरी नॉन फर्टाइल जो मेल होते हैं वो क्या है, वो आपके बाद में जाके ड्रोन बनते हैं। जो उसमें फर्टाइल फीमेल होती हैं जो रॉयल जेली को फीड करती हैं वो जाके फ्यूचर क्वीन बनती हैं, और जो रॉयल जेली को फीड नहीं कर पाती वो अनफर्टाइल हो जाती हैं। इनकी साइज में भी छोटी रहती हैं, ठीक है, इनकी साइज बेसिकली 5 से 6 mm तक होती है और वो वर्कर भी बनती हैं। तो जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो तो सही है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला भी गलत है। तीसरे वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। इसमें क्या है, इंसेक्ट विथ सिंगल पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस विंग एंड हाइंड पेयर मॉडिफाइड इनटू हाल्टर बिलोंग टू डिप्टेरा ऑर्डर। तो डिप्टेरा ऑर्डर में बेसिकली हाउस फ्लाई वगैरह आते हैं। तो जो हाउस फ्लाई होती हैं उनके जो क्या नाम है हिंड विंग पेयर होते हैं उसमें डॉटेड कुछ मेम्ब्रेन दिखाई देती हैं, ठीक है, और वो सिंगल पेयर में मेम्ब्रेन होती है। तो उस मेम्ब्रेन को हम हाल्टर कहते हैं। तो जो डिप्टेरा ऑर्डर के जितने भी इंसेक्ट आते हैं वो सारे के सारे सिंगल पेयर मेम्ब्रेनियस विंग्स वाले होते हैं और उनके जो हिंड होते हैं उसमें सिंगल पेयर मेम्ब्रेन्स विंग्स पाई जाती है। तो इस तरीके से जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये भी सही है। अब चौथा वाला क्या है कि इंसेक्ट विथ सिंगल पेयर ऑफ मेम्ब्रेनियस विंग्स एंड हिंड पेयर मॉडिफाइड इनटू हाल्टर बिलोंग टू लेपिडोप्टेरा ऑर्डर में कोई भी हाल्टर नहीं पाया जाता, यानी उनमें सिंगल मेम्ब्रेन जो विंग्स होती है और जो हिंड पेयर मॉडिफाइड होते हैं उसको हाल्टर नहीं कहते हैं या वो हाल्टर नहीं पाए जाते, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो बेसिकली जो हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 और 3 वनली, ठीक है। जो पहला वाला है वो फर्टाइल मेल नहीं होते, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये एपीकल्चर में बताया गया है। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें दिया है इनहिबिटरी एक्टिविटी ऑफ वन प्लांट स्पीसीज कॉमनली थ्रू exudation of chemical from its roots on the seed germination or growth of other associated species is known as। तो इसमें कह रहा है कि इनहिबिटरी एक्टिविटी दिखाते हैं एक प्लांट किसी दूसरे या कॉमनली उसी स्पीसीज को या किसी दूसरी स्पीसीज को, और उनके रूट से कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो सीड के जर्मिनेशन को या जो प्लांट हैं उनके ग्रोथ को वो इनहिबिट करते हैं या रोकते हैं। इनहिबिट का मतलब होता है निरोधक या किसी चीज़ को रोकना। तो ऐसे स्पीसीज को या ऐसे एसोसिएटेड स्पीसीज को क्या कहा जाता है, तो ऐसे स्पीसीज को कहते हैं हम एलोपैथी। जो एलोपैथी होती है ये किसी भी प्लांट में अपना निगेटिव इम्पैक्ट दिखाती है। निगेटिव इम्पैक्ट कहने का मतलब है कि ये किसी भी प्लांट में
एक हार्मफुल यानी इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाती है, जिससे किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ होती है या सीड का जर्मिनेशन होता है वो रुक जाता है। ठीक है। एंटीबायोसिस क्या होती है? एंटीबायोसिस होती है जिसमें जो एक मतलब इंसेक्ट होते हैं वो अपने खिलाफ एक ससेप्टिबिलिटी डेवलप कर लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से वो किसी भी इन्वायरमेंट में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, इनको हम एंटीबायोसिस कहते हैं। और इस तरीके से आपका एलोपैथी है जो इनहिबिटरी एक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, स्क्रैचिंग और मैकेनिकल एब्रेशन ऑफ द सीड कोट टू मेक इट परमेबल टू वाटर एंड गैसेस इज कॉल्ड एज। तो जो प्रोसेस होती है ब्रेक करने की, स्क्रैच करने की या मैकेनिकल एब्रेशन, ठीक है, ये मशीनों के द्वारा जो उनका एब्रेशन किया जाता है, ठीक है, सीड कोट का, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम स्कैरिफिकेशन कहते हैं। स्कैरिफिकेशन का मतलब होता है जो सीड कोट होते हैं, जो सीड जैसे सीड होती है जब उसमें वाइबिलिटी कम हो जाती है, जो वाइबल नहीं हो पाते, वो कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे बाई इन्वायरमेंटल हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, या फिर आपका फिजिकल उसमें वाइबिलिटी कम लो हो जाती है। तो जब यदि फिजिकल वाइबिलिटी होती है तो उसमें हम सीड कोट को लूज़ करते हैं। सीड कोट को लूज़ करने का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि सीड कोट को हम लूज़ करते हैं तो सीड कोट लूज होने के साथ उसमें जो सीड का जर्मिनेशन है वो आसानी से हो जाता है। तो इस तरीके से हम सीड कोट को लूज़ करते हैं इन सारे प्रोसेस से, जिस प्रोसेस को हम स्कैरिफिकेशन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 जो है वो आपका क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। एक आपका नॉचिंग है। नॉचिंग एक प्रूनिंग की एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या कहता है, उसमें बड के ऊपर वाले पार्ट को, जो बड होता है उसके ऊपर वाले पार्ट से नॉच करके, वी नॉच करके उसको निकाल लेते हैं और किसी मदर प्लांट में आके उसको ग्राफ्ट कर देते हैं। तो ये होती है नॉचिंग की। चोपिंग क्या होता है? ये जो बेसिकली जो कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी सीड होते हैं उनके ऊपर चाकू की सहायता से, जो नाइफ होती है उसकी हेल्प से उसको कट कर दिया जाता है, जिससे उसमें आसानी से सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम चॉपिंग कहते हैं। और सॉलिडिफिकेशन क्या होती है? सॉलिडिफिकेशन में बेसिकली आपकी सॉलिडिफिकेशन में बेसिकली आपका जो सोडियम के आयन होते हैं, जब उनका एक्लुमिनेशन होने लगता है और जो उससे रॉक्स बनती हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो जो क्वेश्चन 6 का आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, स्कैरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन कैन बी सप्लाइड बाई 300 kg डाइअमोनियम फास्फेट यानी डीएपी। तो इसमें पूछा है कि मात्रा पूछ रहा है नाइट्रोजन की हम कितनी अप्लाई करें यदि हमको 300 किलोग्राम डाइअमोनियम फास्फेट डीएपी देना है। ठीक है। तो उसमें नाइट्रोजन का क्वांटिटी पूछ रहा है कि यदि हम 300 किलोग्राम डाइअमोनियम फास्फेट दे रहे हैं तो उसमें कितने नाइट्रोजन इसमें मिलेगी। तो आप जानते हैं कि जो डीएपी होती है, मैं थोड़ा सा स्लाइड को छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट। तो जो डीएपी होती है, डीएपी हम जानते हैं कि इसमें 18% जो होता है आपका नाइट्रोजन होता है, और जो 46% होती है उसमें आपकी फास्फोरस होती है। यानी कि इसमें 18% नाइट्रोजन होता है, 18%, और 46% आपकी इसमें होती है P2O5। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। 18% नाइट्रोजन होता है। तो इसमें पूछा नाइट्रोजन की मात्रा, यदि 300 किलोग्राम डाइअमोनियम फास्फेट है तो उसमें हम कितनी नाइट्रोजन मिलेगी। यदि 300 किलोग्राम नाइट्रोजन है तो हम जानते हैं कि 50 kg का एक बैग आता है, उस 50 kg के बैग में हमको 18% तक नाइट्रोजन मिलता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि यदि हम इसका कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन में हमको मिलेगा कि 50 kg के बैग में यदि 18% नाइट्रोजन मिल रहा है तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि 18% नाइट्रोजन कितने में मिल रहा है, गुणे 50 kg में 18/100 गुणे 50, इससे ये कट गया, 50 दूनी 2 से 9, यानी कि हमको 9 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल रहा है आपके ये 9 है, ये 9 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल रहा है हमको 50 kg के बैग में। तो इसे हम 50 kg के यानी 6 बैग लाएंगे या 6 बोरे लाएंगे तो 6 बोरे में हमको 54 किलोग्राम नाइट्रोजन, यानी एक बोरे में यदि हमको 9 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल रहा है तो 6 बोरे लाएंगे तो 6 बोरे में हमको 54 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगा। तो इस तरीके से हमको यदि 300 किलोग्राम डाइअमोनियम फास्फेट दे रहे हैं तो उसमें हमको 54 किलोग्राम जो नाइट्रोजन होगी वो प्राप्त होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि हमको नाइट्रोजन 54 किलोग्राम मिलेगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट रियल वैल्यू ऑफ सीड।
रियल वैल्यू ऑफ सीड, इसको हम इसका फार्मूला पूछ रहा है कि फार्मूला जिसको हम किस फार्मूले पे कैलकुलेट करते हैं, तो रियल वैल्यू सीड को हम करते हैं प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज, ये जर्मिनेशन परसेंटेज है, अपॉन 100, इस फार्मूले पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। कहीं दिख रहा है प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट को कंसीडर करना और बताना है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। मतलब जो ये स्टेटमेंट दिया पहले उसको पढ़ना है, फिर उसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी गलत है। को क्वेश्चन क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर हमारे यहाँ बनाया जाता है वो यूरिया और डीएपी है, इसलिए पोटेशियम फर्टिलाइजर को हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, ना कि एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट हम देखते हैं। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, ब्लाइंड होइंग इज द पॉसिबल इन शुगर केन, बिल्कुल सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, व्हेन प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज रिस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इज रो इन द रो जोन, वली इट इज नोन है जीरो टिलेज। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हम प्राइमरी टिलेज को जीरो टिलेज में याद रखना, प्राइमरी टिलेज को पूर्णतः कंप्लीटली अवॉइडेड करते हैं। प्राइमरी टिलेज में बेसिकली प्लाऊ का यूज करते हैं, जो सेकेंडरी टिलेज होती है उसमें बेसिकली जितने भी हैरो कल्टीवेटर होते हैं, इन सारी चीज़ों, या रोटावेटर होते हैं, रोटावेटर को प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में कंसीडर किया जाता है। तो जो सेकेंडरी टिलेज होती है इसमें इस प्रकार के टिलेज को यूज करते हैं जो सीड बेड प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है। तो जीरो टिलेज में हम बिल्कुल प्राइमरी टिलेज को कंप्लीटली अवॉइड करते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी टिलेज को, यानी कि क्रॉप रेसिड्यू के बीच में ही क्रॉप को ग्रो करा दिया जाता है, या क्रॉप को मतलब क्रॉप की सोइंग कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो इसमें पूछ रहा है कि इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है पोटेशियम फर्टिलाइजर का, ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सॉरी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है, मतलब ज़्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है लेकिन प्रोड्यूसर नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट सही हो जाएगा आपका। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसिड सॉइल आर जनरली फाउंड एंड फॉर्म्ड इन। जो एसिड सॉइल होती है वो जनरली कहाँ पाई जाती है और किस तरीके से फॉर्म होती है। तो जो एसिडिक सॉइल होती है उसको याद रखना, जब एसिडिक सॉइल तभी बनती है जब किसी भी सॉइल में एल्युमिनियम और आयरन इसकी मात्रा बढ़ जाए। जब किसी भी सॉइल में एल्युमिनियम और आयरन की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे जो एसिडिक सॉइल होती है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसको याद रखना। तो और कहाँ पे होती है, जहाँ पे एल्युमिनियम और आयरन की मात्रा या एल्युमिनियम आयरन का एक्युमुलेशन तब होता है जब कहीं पे भी हाई रेनफॉल होती है, जहाँ पे भारी वर्षा होती है या ह्यूमिड रीजन होता है, वहाँ पे एसिड सॉइल की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन 10 का। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एसिडिक सॉइल तभी बनती है जब वहाँ पे एल्युमिनियम और आयरन की एक्युमुलेशन बढ़ जाती है। एरिड रीजन विथ लो रेनफॉल, एरिड रीजन विथ लो रेनफॉल, एरिड रीजन या लो रेनफॉल के फलस्वरूप जो सॉइल बनेगी वो आपकी सैलाइन सॉइल बनेगी, इसको याद रखना। और जो सेमी एरिड या रीजन और लेस रेनफॉल, यदि कम वर्षा हो रही है तो वहाँ पे एल्कलाइन सॉइल बनेगी। तो इसमें जो पूछा है एसिड सॉइल ह्यूमिड रीजन और हाई रेनफॉल के लिए है, एरिड रीजन और लो रेनफॉल के लिए सैलाइन है, सेमी एरिड रीजन और लेस रेनफॉल के लिए आपकी एल्कलाइन सॉइल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टोटल जो एडीओ का एग्जाम हुआ था इसमें टोटल एग्रीकल्चर के 90 क्वेश्चन आए थे, और 20 क्वेश्चन जनरल साइंस से था और 10 क्वेश्चन पंजाबी लैंग्वेज से था। तो हम इसमें केवल 90 जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है उसी को टैकल करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो अभी तक तो बेसिक चल रहा है, अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट फॉल इन द नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट कैटेगरी। मतलब इसमें बोल रहा है कि कौन इन सभी जो दिए गए हैं स्टेटमेंट या जो दिए गए ग्रुप, इसमें से जो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के जो ग्रुप होते हैं उसमें जो नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में किसको रखा गया है। तो जो आप लोग जानते हैं कि जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट में हम जानते हैं कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट में अपना आता है NPK, सभी लोग जानते हैं NPK। सेकेंडरी में आपका आता है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर CgMgs। माइक्रो न्यूट्रिएंट पे बाकी बचे हुए 7 आते हैं। जो हमारा CHO है, ठीक है,
जो हमारा CHO होता है उसमें हम जो ये होता है, ये किसी भी प्लांट की एक बेसिक मॉर्फोलॉजी को या बेसिक स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, यानी टोटल प्लांट का 96% जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इसी से बना होता है, CHO से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यही जो होता है वो नॉन मिनरल कैटेगरी में रखा गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, CHO। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट को पहले कंसीडर करना है, देखना है, उसके बाद फिर उसमें से आंसर देना उसका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन है केमिकली क्विकलाइम इज CaO। केमिकली जो क्विकलाइम है वो CaO है, वो सही है। जो क्विकलाइन होती है वो कैल्शियम ऑक्साइड होती है। तो इस तरीके से जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली 42% जिंक। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली 42, ये गलत है स्टेटमेंट। इसमें जो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है इसमें 20 से 22% तक ही सल्फर पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तीसरे वाले में देखते हैं फर्टिलाइजर जो है SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली 42% सल्फर, नहीं 42% सल्फर इसमें नहीं होता है। SSP में जो SSP होती है, SSP में आपका 16% पाया जाता है वाटर सॉल्युबल P2O5, और बाकी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिएगा। जो SSP होता है उसमें 16% वाटर सॉल्युबल P2O5 पाया जाता है, बाकी आपका 12% सल्फर, और बाकी बचा हुआ जो है उसमें कैल्शियम 11.5-12% जो होता है वो कैल्शियम पाया जाता है। तो SSP जो होती है उसमें 42% सल्फर नहीं होता। ये भी स्टेटमेंट सही है, नहीं इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका 1 हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, इसको याद रखना। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें दिया है व्हेन ग्रीन ग्राम आर अलाउड टू स्प्राउट विटामिन C इज सिंथेसाइज। जब ग्रीन ग्राम को, ठीक है, ग्रीन ग्राम समझते हैं ना, मूंग जिसको कहते हैं, इसको अलाउ करते हैं, या किसी भी लेग्यूमिनेसी में जो दाल वाली फसलें होती है, जब इनको हम स्प्राउट के लिए अलाउ करते हैं, यानी सीड का जर्मिनेट होता है, तो सीड जर्मिनेट होने के बाद उसमें स्प्राउटिंग होती है ना, जो सीड का जर्मिनेशन होता है उसमें छोटी छोटी स्प्राउटिंग, जैसे चने को आप भिगो देते हैं तो उसमें जो आँख जिसको हम कहते हैं ना, अंकुरण आ जाता है, उसको हम स्प्राउट बोलते हैं, जिसमें विटामिन C सिंथेसाइज होता है। ये पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है कि BPH इज द पेस्ट ऑफ राइस दैट कॉज हॉपर बर्न सिम्टम। जो ब्राउन प्लांट हॉपर होते हैं, पेस्ट होते हैं, जो राइस को कॉज करते हैं, हॉपर बर्न सिम्टम देते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है ये बी वाला गलत हो जाएगा। ये जो BPH होता है वो ग्रासी स्टंट डिजीज के लिए होता है, और इसका नीला पर्वता लेग्यूम्स इसका जो है वो है कॉजल एजेंट है। तो इस तरीके से जो इसका क्वेश्चन हो जाए, बोथ A and B गलत है, नाइदर A and B गलत है, यानी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका ऑप्शन नंबर A सही है, और इसमें जो बाकी बचे हुए जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन 14 है वो है फॉर पंजाब के लिए राइस वेजिटेबल पी वीट मूंग बीन रोटेशन इन द एग्जाम्पल ऑफ राइस वेजिटेबल पी वीट और मूंग बीन। राइस वीट मूंग बीन, यानी ये खरीफ की हो गई, जो राइस है वो खरीफ की है, ये दोनों रबी की हैं, और ये जायद के हैं, दोनों को दोनों रिले क्रॉपिंग, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है ये 1 ईयर रोटेशन के लिए काफ़ी 1 ईयर रोटेशन इसमें फॉलो हो रहा है, यानी कि 1 ईयर रोटेशन इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे है, ये न्यूमेरिकल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ एट्राजिन हर्बिसाइड WP containing 50% एक्टिव इंग्रेडिएंट टू द अप्लाइड एट द रेट ऑफ 1.5 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, चलिए इसको मैं अभी बता देता हूँ इसका ऑप्शन, और मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। कभी भी मौका मिलेगा तो मैं जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन को जितने भी
इस टाइप से क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन को मैं एक बार टैकल करूंगा और इन सारे क्वेश्चन को मैं एक बार पूरा आपको एक वीडियो बना के इसमें फॉर्मेट में पूरा भेज दूंगा, जिससे आप लोग आसानी से इसको समझ जाएगा और कभी भी इससे कहीं से भी क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, WP कंटेनिंग 50% एक्टिव ग्रेडियंट बोल रहा है कि इसमें एट्राजीन हर्बिसाइड की मात्रा को ज्ञात करना है और इसको यदि अप्लाई करें 1.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, 1.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अप्लाई करना है और इसमें 50% एक्टिव ग्रेडियंट है। यानी कोई भी कोई भी चीज़ होती है वो अपने को 100% मान के रखती है, ठीक है। मतलब कोई ब्रह्मांड में या विश्व में कोई ऐसी चीज़ है जो कभी भी 50% नहीं होती, यानी 100% होती है। तो इसमें क्या बोला कि 50% एक्टिव ग्रेडियंट है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 50% बेकार चीज़ होंगी और 50% एक्टिव इन्ग्रेडिएंट का मतलब होता है कि ऐसे इन्ग्रेडिएंट जो एक्टिव होते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक पर्पस से यूज किए जाते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है, उसको हम एक्टिव इन्ग्रेडिएंट कहते हैं। ये सक्रिय तत्व होते हैं, ठीक है। 50% है तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है वो 100% है, उसमें 50% ही यूज करने लायक है, ठीक है, 50%। और इसकी जो अप्लाइड मात्रा है 1.5 kg है, तो हम कह सकते हैं इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 2 बचेगा, 1.5 से इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3.0 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मतलब कि यदि हम एट्राजीन की मात्रा दे रहे हैं, एट्राजीन की मात्रा हमको देनी है 50% एक्टिव ग्रेडियंट के हिसाब से, तो हमको 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एट्राजीन की मात्रा देनी पड़ेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको आप पैनिक मत होइएगा, मैं इसका पूरा वो बता के भेज दूंगा, मतलब बना दूंगा एक वीडियो, जिससे आपको कभी भी मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO ऑफ इंडिया। इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा फॉलोइंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जो नहीं इंक्लूड किया जाता फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO ऑफ इंडिया। जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है ना, पहले इसको जान लीजिए, इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को, तब आगे क्वेश्चन करते हैं। जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, इसको 1985 के एक्ट में इसको बनाया गया था। जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर होती है, ये बेसिकली काम क्या करती है कि ये जैसे कौन सी फर्टिलाइज़र को किस समय यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी कम है, किस फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, किस फर्टिलाइज़र को कहाँ तक पहुँचाना है, कितनी मात्रा में पहुँचाना है, ये सारे के सारे जितने भी मैकेनिज्म हैं, जितने भी इसमें प्रोसेस हैं, प्रक्रिया होती है, ये सारे के सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है आपका फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, या इसको पूरी तरीके से मोनेटाइज करें, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर कमांड करता है या फिर इसकी देखरेख करता है। तो इस फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में आपका अमोनियम सल्फेट भी आता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी जिसको हम कैन खाद कहते हैं वो भी आती है, जिसको हम किसान खाद के नाम से भी जानते हैं। जो अमोनियम नाइट्रेट है ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाती, तो क्वेश्चन में नॉन इंक्लूडेड है। नॉन इंक्लूडेड में जो आपका अमोनियम नाइट्रेट है ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको ज़्यादातर बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, सॉरी इंपोर्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 बढ़ते हैं आगे। जो क्वेश्चन हमारा 17 है वो है बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल फीचर वीड है बीन क्लासिफाइड इनटू ग्रासी, सेज एंड ब्रॉड लीफ ग्रुप। अच्छा, द सेज बिलोंग टू द प्लांट फैमिली। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जो मॉर्फोलॉजी फीचर के हिसाब से जो वीड होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार से उनको डिवाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें ग्रासी, सेज और ब्रॉड लीफ वीड ग्रुप होते हैं। ग्रासी जिसमें सारे के सारे आपके ग्रैमनी फैमिली के आते हैं, और मोनोकॉट होते हैं जिसकी जो लीफ होती है वो मोनोकॉट होती है, सक्रिय होती है, नैरो लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो सेज होते हैं वो ग्रासी, वो नैरो लाइक स्ट्रक्चर की तरह होते हैं, लेकिन इनके जो स्टेम होती है वो ट्रायंगुलर होती है। फिर आपका है ब्रॉड लीफ वीड। ब्रॉड लीफ वीड जो डाइकॉट ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। तो जो सेजेस होते हैं उसमें साइप्रस स्पीसीज के, जितने भी जो सेजेस होते हैं उसमें साइप्रस स्पीसीज के कुल आते हैं। तो इसकी जो फैमिली है आपकी वो आपकी है साइप्रेसी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 17 का सेज जो होता है, इसमें पूछा है कि बिलोंग टू प्लांट फैमिली, तो सेज साइप्रेसी फैमिली के अंतर्गत आती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइस वीट इकाइनोक्लोआ क्रूसिगली एंड इकाइनोक्लोआ कोलोना बिलोंग टू द फैमिली ग्रुप ऑफ प्लांट।
तो जो राइस की जो वीट है इकाइनोक्लोआ क्रूसिकली, ये दोनों जो वीट होती हैं, ये दोनों के दोनों जो वीट होते हैं ये C4 प्लांट वीट होते हैं, ठीक है। तो C4 प्लांट होते हैं और काफ़ी जिसको हम इसको इकाइनोक्लोआ जिसको हम ब्रंट यार्ड बार्नयार्ड वीट कहते हैं, ये भी काफ़ी कॉमनली वीट होती है राइस की। और इकाइनोक्लोआ कोलोना, ये दोनों के दोनों जो राइस के वीट होते हैं वो दोनों के दोनों राइस के जो वीट हैं वो मोस्ट कॉमनली राइस के वीट होते हैं और इनको रखा गया है C4 प्लांट के अंतर्गत। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो आपका C4 प्लांट हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, इफ ऑन ए 20 हेक्टेयर फार्म क्रॉप आर रेज्ड ऑन 15 एकड़ इन खरीफ श्रेणी, 15 एकड़ इन रबी और 20 एकड़ इन जायद ड्यूरिंग 1 ईयर, व्हाट वुड बी क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ द फार्म। काफ़ी आसान है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी से पूछा तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फार्मूला होता है ग्रॉस क्रॉपिंग, जो आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी है उसका फार्मूला है क्रॉपिंग इंटेंसिटी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपान नेट कल्टीवेटेड एरिया, ठीक। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हमारा ग्रॉस क्रॉप मतलब वो टोटल एरिया, और नेट कितना है हमारा 20 एकड़। तो जो नेट है जो हमारे फार्म का साइज है वो 20 एकड़ है, ठीक है। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है 15 खरीफ में लगा रहे हैं, 15 रबी में और 20 जायद में अपान 20। टोटल जो फर्म है वो उसकी जो नेट एरिया है वो 20 है। 15 15 30 20 50, यानी 50 बटे 20 इंटू 100। तो ये 20 5 5 5 यानी कि 250% इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगी। आपको होपफुली ये पता चला होगा। 250 यानी टोटल ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपन नेट कल्टीवेटेड एरिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 100 से कर देंगे तो 250 ग्राम आएगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वायर्स एंड फ्लूम्स आर प्राइमरी यूज टू। तो जो वायर्स होते हैं या फ्लूम्स होते हैं वो बेसिकली इसका यूज हम वाटर फ्लो, जो चैनल में जो नालियों में वाटर का फ्लो होता है उसको मेजर करने के लिए हम वायर्स और फ्लूम का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका 20वें का सही हो जाएगा। इसमें वी नॉच का इत्यादि का प्रयोग किया जाता है वाटर फ्लो को मेजर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो जो अमाइनो एसिड होती है बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक इसेंशियल अमाइनो एसिड होती है, एक नॉन इसेंशियल। जो अमाइनो एसिड होती है वो बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक इसेंशियल एक नॉन इसेंशियल, ठीक है। तो जो इसेंशियल अमाइनो एसिड होती है इसमें कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग होते हैं। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में जो नाइट्रोजिनस बेस क्षारक में आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, तो उसमें दो ऐसे नाइट्रोजिनस अमाइनो एसिड होते हैं, मतलब नाइट्रोजिनस बेस के अंतर्गत जो अमाइनो एसिड होते हैं जो इसेंशियल हैं, ठीक है। सेंस है, नॉन सेंस है और इसेंशियल अमाइनो एसिड है। उसमें दो प्रकार के सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड पाए जाते हैं। ऐसे दो आपके अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर पाया जाता है, एक आपका सिस्टीन है और एक आपका मेथियोनीन है। इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। द बेंगलोर प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक कंपोस्टिंग वाज डेवलप्ड बाय। तो जो बेंगलोर है दो प्रकार की कंपोस्टिंग को डेवलप किया गया था, एक है इंदौर मेथड, एक है बेंगलोर मेथड। तो जो बेंगलोर मेथड है उसको डेवलप किए थे CN आचार्य ने, ठीक है। और जो आपका इंदौर मेथड है उसको डेवलप किया था अल्बर्ट हॉर्ड ने, वो एरोबिक मेथड के अंतर्गत आता है। तो ये अल्बर्ट हॉवर्ड हो गए जो एरोबिक मेथड से इसको करते हैं। जो बेंगलोर मेथड है इसमें हम पार्शियल उसको डिकम्पोज करते हैं